दुल्हन की विदाई के बाद घर का माहौल गमगीन हो गया। माँ-बाप, भाई-बहन सभी दुखी थे और हो भी क्या सकता था। 20 बरसों तक जिसे कलेजे के टुकड़े को नाजों से पाला था, उसे 7 फेरे डालकर एक ऐसे व्यक्ति ले गया जिसे वह ठीक से जानते भी नहीं है। लेकिन कोई क्या कर सकता है, जमाने का दस्तूर है, निभाना तो पड़ेगा ही। कोई आंखों में लहराते आंसुओं को पीने की कोशिश कर रहा था तो किसी की आंखों में अश्रु की धारा अविरल प्रवाह हो रहा था। थोड़ी देर बाद घर में चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। कभी कभार किसी के रोने सिसकने की आवाज आ जाती। सूर्योदय होने वाला था। सूर्य के किरणों ने जगत को प्रकाश पुंज में भर दिया। सुबह की घोषणा करते ये बाराती अपने अपने घर जाने की जदोजहद में लग गए और तंबू कनात वालों भी अपना सामान सहेजना शुरू कर दिया। अविनाश भी उन्हीं बारातियों में से था। गांव जाने के लिए जैसे ही वह अपने स्कूटर में आगे बढ़ा, सामने से शंकर मामा आते दिखे। अविनाश बेटा, ये है मिली, इसे दुल्हन की गाड़ी पर बिठा देना। मामा मेरे पास आकर एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैंने एक नज़र मिली पर डाली। खूबसूरत एवं आकर्षक व्यक्तिगत का मल्लिका मिली के मासूम चेहरे के आकर्षण में मेरी नज़रें थोड़ी देर के लिए अटक गई। मुझे नज़र मिलते ही मिली ने अपनी नज़र झुका ली। उसकी नज़र झुकाते ही मैंने अपने आप को संभाला और मिली को पीछे बैठने का इशारा किया। संकोच के चादर में लिपटी मिली मेरे पीछे बैठ गई। मिली के साथ क्षणिक मुलाकात का असर दिल पर होने लगा। लेकिन क्या ऐसे भी जज्बात मिली के दिल में भी उठ रहे हैं, जानने के उद्देश्य से मैंने बात करने की कोशिश की। असफलता हाथ लगी। मिली मुझे गलत ना समझ ले, इसलिए मैंने दोबारा कोशिश नहीं की और उसे उसकी दीदी की गाड़ी में बैठा दिया। थैंक यू। आस में जब मैंने हसरत भरी नज़र से उसकी तरफ डाली तो शर्म और संकोच के बोझ तले दबी मिली ने मुस्कुराते हुए नज़रों से झुका ली। इतना काफ़ी था दिल के गहराई में प्रेम बीज के आरोपण के लिए। शाम को समय मिली की एक झलक पाने के बहाने मैं अपने मित्र आकाश से मिलने उसके घर पहुंचा, जहां उसकी चाहत पूरी हुई। मिली के दीदार में उसको जो सुकून मिला उसे अपने दिल में सजो। मैं पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आ गया। उन दिनों मैं कॉलेज में एजुकेशन के अंतिम दौर में गुजर रहा था। मेरे ही गांव का आकाश मेरा एक घनिष्ठ मित्र था। वह भी अपनी पढ़ाई इलाहाबाद से पूरा कर रहा था। कुछ दिनों के बाद वह भी शहर आ गया। फलस्वरूप हमारी उसकी मुलाकातें अक्सर होने लगी। हर बातचीत में आकाश मिली का जिक्र जरूर करता था। मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मन में एक शंका उत्पन्न हो गई, कहीं वह तो नहीं जो मिली को मैं पसंद करता हूँ। एक दिन मजाक में मैंने उसे छेड़ा, अगर इतना पसंद करता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता उससे। उसने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं कल ही डोली पर बिठाकर घर ले आऊं। उसका जवाब सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि वह हर दृष्टि से मिली के लिए मेरे से उपयुक्त लड़का है। मैं मन महसूस कर रह गया। मिली को एक स्वप्न समझदार भुलाने की कोशिश करने लगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में दौर शुरू हो गया, जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ का बड़ा ही घनिष्ठ दौर होता है। असफलता का एक दौर हर प्रतियोगी के धैर्य और परिश्रम की कड़ी परीक्षा लेता है। हम लोग भी उसी परीक्षा में गुजरने लगे। एक उम्मीद के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भरना, उसकी तैयारी करना, परीक्षा देना, उसके परिणाम का प्रतीक्षा करना तथा असफल होने पर एक नई उम्मीद के साथ फिर अभियान पर लग जाना हमारी नियत बन गई। प्रारंभिक दौर पे सफलता की उम्मीद भूसे से ढेर से सुई निकालने जैसा था। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी एक उम्मीद के साथ मैदान में डटे रहे। एक दिन आकाश मेरे रूम पर आया। उसने एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की व्यवस्था ने हमारी मुलाकातों के दौर को लंबा कर दिया। मैंने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से पूछा कि उसका मासूका का क्या हाल है, उसकी शादी होने वाली है। उसने कहा। मैंने जिज्ञासा बस उससे पूछ बैठा, किससे? उसने उत्तर दिया, उसका होने वाला पति किसी बैंक में क्लर्क है, अगले महीने शादी है। और तुम्हारा प्यार? मेरे मुंह से अनायास निकल गया। कैसा प्यार? मैं किसी से प्यार नहीं करता था। मैं तुम्हें जानता हूँ, जलाने के लिए मैं उसे बस कह दिया था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मनोभावों का नियंत्रित करते हुए ऊपर से शांत दिखने की कोशिश करने लगा। लेकिन आकाश की नजरें भांप गई। उसके जिद के आगे मैं हार गया और दिल का हार बयां कर दिया। आकाश को यह जानकर उसकी वजह से मैंने अपने प्यार को पाने की एक कोशिश तक नहीं की, लेकिन पछताई अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मिली की शादी हो गई और वह अपने पति के घर चली गई। आकाश के लाख आग्रह के बावजूद मैं शादी में नहीं गया। जाता भी कैसे? अपने सपनों में के महल में धू धू कर जलते देखने में मुझसे सहज नहीं होता। जो हुआ उसे नियति का खेल मानकर मैं अपने आप को संभाला और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जोर शोर से जुड़ गया। कहते हैं परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता, देर ही सही उसका फल अवश्य मिलता है। एक दिन वह शुभ समाचार भी मिल गया।
जिसका बरसों से मुझे बेसब्री से इंतजार रहा था। मेरा रेलवे में चयन हो गया और मैं अहमदाबाद चला गया। कई महीनों बाद जब मैं गांव आया तो मेरे परिवार वाले मेरी शादी के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे। माँ हट के आगे बेबस मैंने ही हथियार डाल दिया। तभी एक दिन आकाश से मुलाकात हो गई, जो उन दिनों गांव में आया हुआ था। आकाश ने जो बताया उसे सुनकर मैं सन्न रह गया। मिली के पति की एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। पति के मृत्यु के बाद ससुराल की प्रताड़ना से मिली पूरी तरह टूट गई थी। मैं मिली से मिलना चाहता था, लेकिन हालत की गंभीरता को देखते हुए मैं मिलना मुनासिब नहीं समझा। एक दिन आकाश ने अनुरोध पर मैं उसके साथ गोरखपुर गया। वहाँ एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के उद्देश्य से गया तो वह मिली को देखकर चकित रह गया। सफेद साड़ी में लिपटी मिली का शरीर सूखकर काटा हो गया था। कई बरसों से बीमार मरीज की तरह उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह अपनी उम्र से काफी बड़ी लग रही थी। उसकी दशा ऐसी देखी गई जैसे रस मिला निकालने बाद की होती है। उसकी वह दशा देखकर मेरा कलेजा मुंह हो गया। आकाश मुझे अपने पास ले गया। काफी देर तक चुप रहने के बाद मैंने उससे पूछा, कैसी हो मिली, और तुमने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? मुझ जैसी अभागन की दशा इसे बेहतर कैसे हो सकती है, जिसने शादी के साल भर के अंदर अपने पति को खा लिया हो और ससुराल का सुख चैन छीन लिया हो। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया होगा। इसकी सजा ईश्वर मुझे इस जन्म में दे रहा है। यह कहकर मिली फपक फपक कर रोने लगी। मैं भी भावुक बिहल हो गया। मैंने अपनी रुमाल मिली की तरफ बढ़ाई, लेकिन उसने उसे नहीं लिया और अपने पल्लू आंसुओं को पोंछने लगी। मिली को समझाने के लिए मैंने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है मिली, ये तो एक नियति का खेल है। उसमें तो कोई जीता है ना तुम जीत सकती हो। विषयांतर की कोशिश में तहत मिली बोली, अच्छा छोड़िए इन बातों को, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। अपना ही दुखड़ा लेकर बैठ गई। आप बताइए कैसे हैं और आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैंने आकाश की ओर देखा। उसने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। मैं समझ गया कि मिली से मिलाने की यह युक्ति इसी ने बनाई है। फैमिली से बोला, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मिलने की इच्छा बलकती हो गई। देखो मिली, जो हो गया सो हो गया, बदला तो नहीं जा सकता, और ना ही तुम तो जिंदगी में जी रही हो उसे इस तरह जिया जा सकता। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कैसे कटोगी ये पहाड़ सी जिंदगी, यह सफर? आप कहना क्या चाहते हो? मिली बोली, मैं तुम्हारे दुख को बांटना चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का रंग भरना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता अविनाश, मिली बोली। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। मैं अपनी खुशियों के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर दूं। मैं अभागन हूँ, आपको मैं कैसे दे ही क्या सकती हूँ सिवाय दुख के। इसलिए मेरी चिंता छोड़िए, आप किसी अच्छी लड़की से शादी कर लीजिए। मैं अपने दुर्भाग्य का साया अपनी जिंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहती। आप कृपया मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए। यह कहकर मिली वहां से जाने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा, मिली, अगर ये तुम्हारा अंतिम फैसला हो तो मेरी भी फैसला सुन लो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, और अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूँगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, मिली बोली। प्लीज आप मेरी बात मान लीजिए। मेरे अंदर जब सामर्थ्य नहीं है मैं परिवार और समाज के विरुद्ध आपका साथ दे सकूं। मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मिली, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की अनुमति बिना कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जो दोनों परिवारों को नागवार लगे। बस तुम एक बार हाँ कर दो, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आकाश ने भी मिली को समझाने की कोशिश की तो मिली ने सोचकर बताने का वादा किया और वहां से चली गई। मिली के जाने के बाद कृतज्ञतावश मैंने आकाश का हाथ पकड़कर उसे गोद में भर लिया। आकाश बोला, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उसको मिलने से खुदा भी नहीं रोक पाएगा। अड़चने ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मित्र आकाश भी तारे तोड़कर लाएगा। सबसे मुश्किल है पुरातन सोच वाले मिली के पिताजी को मनाना, जो विधवा विवाह के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं होंगे, चाहे बलि बेदी या उनकी लड़की क्यों ना हो। और मिली के ससुराल वाले एक शंका जाहिर की उनकी कोई चिंता नहीं है, बस मिली अपना हक छोड़ने की। मैंने कहा, मुझे तो मिली को मनाना ही सबसे बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, वो अगर चाह ले, जहाँ राह ले, सब कुछ सही हो जाएगा, आकाश बोला। दूसरे दिन नियत समय पर अविनाश आकाश के घर पहुंच गया। भाभी ने औपचारिकता के बाद अविनाश के माजिकिया लहजे में कहा, भाभी, अरे देवर जी, कब तक अकेले इधर उधर भटकोगे? शादी कर जिंदगी संवार लो, नहीं तो बाद में जब कोई लड़की भाव नहीं देगी हाथ मलते रह जाओगे। आकाश में तो कब से इसे समझा रहा हूँ, मगर ये मानता ही नहीं है। कहता है शादी करूंगा तो जिससे मैं प्यार करता हूँ। भाभी, ये तो बात सही है, आप तो बड़े शुभम रुस्तम निकले। अब मैं खुश नसीब का नाम भी बता दीजिए जो आपके दिल में उतर गई है। आकाश, मिली। हाँ, वो लड़की आपकी मिली है,
जिसने अविनाश के दिल का चैन और रात का नींद चुरा लिया। मिली का नाम सुनते ही भाभी अवाक रह गई और अपने आप को संयत करते हुए कहा, भाभी, नियति की मारी दुखियारी में यहाँ कितना दम है जो अपने आप को आपके बराबर देखे। आप ऐसे सपने मत देखिए, दिखाइए जो पूरा नहीं हो सके। अविनाश बोला, भाभी ऐसा मत कहिए, उसके पति के जिंदा रहते तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब वो नियति में एक मौका दिया है। ऐसा सपना देखने में मैं कोई हर्ज नहीं है। पति की मृत्यु के बाद मिली जिन परिस्थितियों में गुजर रही उससे तो अच्छा है कि एक निर्जीव संबंध जो तिलांजलि और नए जीवन की शुरुआत करे। भाभी, देवर जी कहना आसान है, मगर उस पर अमल रहना उतना ही कठिन। 1 मिनट के लिए अगर मिली मान भी गई तो क्या समाज ऐसा होने देगा? अविनाश खोखले सामाजिक मर्यादा में भेदी मिली मिली घुट घुट कर मरे और ये मुझे मंजूर नहीं है। भाभी, कहाँ मिली के दुखों पर आपका तरस तो नहीं आ रहा जो बाद में परिवार और समाज के आगे झुक गया तो मिली का क्या होगा? भाभी ने अविनाश को प्रेम की थाह देने लगी। अविनाश, भाभी का अविनाश तड़प उठा। उसने अपने जज्बातों को नियंत्रित कर लिया, मगर नस्तर की भांति दिल चुभे शब्दों पर उत्पन्न घावों को आंखों में झिलमिलाने से नहीं रोक पाया। आकाश बोला, भाभी ये क्या कह रही हो? अविनाश मिली को बरसों से प्यार करता है और मिली से शादी भी करना चाहता है। अगर अपने पैरों पर खड़ा होने की बजाय वो मिली को खो बैठा तो अपनी अविनाश के साथ हो दे नया दे। ऐसे निराधार आरोप उसे दुखी को मत कीजिए। मगर भाभी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। भाभी अविनाश की तरफ देखकर बोली, आपकी मिली के प्रति प्यार मुझे देखकर खुशी हुई। मिली के भाग्य के दरवाजे अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुए। मिली के जीवन का बहार एक बार और लौट आएगा, इसके लिए मन की कोशिश करोगी? भाभी सुझाव पर आकाश के अविनाश के मिली के गांव शंकर मामा के मिले। अविनाश मिली मिलन उसके पिता समझाने में सहयोग मांगा। प्रगतिशील सोचकर शंकर मामा उनके विचारों के बहुत प्रभावित हुए। मिली के पिता से बात करने के लिए हामी भर दी। अब अपने अभियान के अगले चरण में ये दोनों मिली की मम्मी से मिले। मिली का जिक्र आने पर उसकी मम्मी भावुक हो गई और मिली के भाग्य को कोसने लगी। इसी पर आकाश उन्हें समझाया कि मिली के वीरान जिंदगी में रौनक फिर आ सकती है। उसकी मम्मी की उत्सुकता पर उसने पूरी बात बता दिया। अविनाश जैसे लड़के मिली की जिंदगी को बाहर लाने को तैयार है, यह जान उन्हें बहुत खुशी हुई और वो मिली के पापा से इस संबंध में बात करने को संघर्ष तैयार हो गई। अगले दिन मिली के पापा से मुलाकात के बाद शंकर मामा ने मिली के पिताजी से चर्चा समय जैसे ही मिली के विधवा विवाह की चर्चा की तो वो एकदम उड़क गए और उन्हें भला बुरा कहने लगे। मिली के पापा, आपको भले ही धर्म अधर्म की चिंता ना हो, मगर उन्हें है। विधवा विवाह जैसे पाप कर्म करके वो नरक के भागी नहीं बन सकते। मामा ने प्रतिवाद किया, इसके लिए चाहे एक निर्दोष जन्म भर नरक भोगना पड़े। इस पर उसके पिताजी बोले, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, उसे भोगना ही पड़ेगा। मामा ने प्रयास जारी रखा, पाप पुण्य धर्म अधर्म की जटिलता नहीं समझता है, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे किसी कर्तव्य से किसी का कल्याण होता है तो वही धर्म है, जिसका मतलब है सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपराओं। महत्वहीन मिली के पिताजी अपने तर्कस में तीर छोड़ा। परंपराएं सामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मानव द्वारा बनाई जाती है, जो बदलते समाज के साथ बदलनी भी रहनी चाहिए। शंकर मामा के जवाब दिया, अगर मानव अपने लिए परंपरा बना सकता है तो मानव कल्याण के लिए उसे बदल भी सकता है। इस परंपरा के बदलने से अगर मिली जैसी हजारों निर्दोष का सुख एक आंच मिलती है तो उसकी हिमायत करूंगा। जिन आदर्शों की बुनियाद खोखली होते हुए मजबूत प्रतिवाद नहीं कर पाते। मिली के पिताजी का भी यही हाल था। उनकी हर तर्क की अचूक काट थी मामा जी के पास। मिली की मम्मी की दूरी कर दी। चौतरफा जवाब में मिली के पिता को सहमत देना ही पड़ा। उधर भाभी का प्रयास रंग लाता रहा। मिली के एक आशंका के समाधान हेतु भाभी अविनाश के परिवार का भी मन टटोलती। अपने पुत्र के खुशी में अपनी खुशियां ढूंढने वाले अविनाश के परिवार तरफ आपत्ति की गुंजाइश न देख मिली की विवाह के लिए अपनी सहमति प्रदान कर देती। कुछ दिनों बाद दोनों का सादगीपूर्ण विवाह संपन्न हो जाता और उनकी खुशियां उन्हें वापस मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहो।